MBA एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम। यहाँ पे जो सिस्टम है, सिस्टम का मतलब होता है, वैसे तो यहाँ के सेंस में हम देखेंगे पद्धति होता है इसका मतलब, लेकिन सिस्टम का मतलब होता है व्यवस्था। व्यवस्था या हम कह लें तंत्र। व्यवस्था क्या होता है? जिसमें नियम कानून के तहत जो है कोई एक व्यवस्थित चीज़ें रखी जाती हैं, उससे बनी हुई व्यवस्था समझ लीजिए। तो ऐसे ही हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो नंबरों की बनाई गई व्यवस्था होगी जहाँ पे हम पढ़ेंगे। और हम जानते हैं हम जो नंबर पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं। डेसिमल नंबर किस नंबर को कहते हैं? डेसिमल नंबर ऐसा है, ऐसे नंबर जो टिके हुए हैं किस पे, 10 नंबरों पे, यानी जिसका आधार कह लें। आधार का मतलब जिसका बेस, जिसकी नींव किस पे टिकी हुई, 10 नंबरों पे। 0 1 2 3 4 5 6 से लेके 9 तक। 9 तक के कितने नंबर हो गए? 10 नंबर। इन 10 नंबर नहीं, इनको हम अंक कहेंगे, यानी डिजिट, यानी 10 डिजिट पे जो है, 10 डिजिट पे जो टिका हुआ जो नंबर है वो डेसिमल नंबर कहलाता है। तो हमारा जो नंबर सिस्टम है वो ये 10 नंबरों पर आधारित एक व्यवस्था है, उसको हम पढ़ेंगे, उसके बारे में। चलिए, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने अभी देखा था कि जब हम देख रहे थे वर्गमूल, तब हमने देखा था वर्गमूल के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। पहले एक चीज़ हम जान लेते हैं, कभी भी अगर हम गुणा करते हैं, अगर समान चिन्हों का गुणा करें, समान चिन्हों का गुणा करें तो ये हमें मिलता है हमेशा प्लस। क्या मिलेगा? हमेशा हमेशा हमें प्लस मिलता है। और जैसे ये प्लस का गुणा करें, हम प्लस का गुणा करें प्लस में, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए समान चिन्ह है तो क्या मिलेगा? प्लस। लेकिन अगर ये असमान चिन्ह जाए, यानी पहला प्लस हो दूसरा हमारा माइनस हो जाए, तो क्या मिलेगा हमें? माइनस। ऐसे ही पहला माइनस हो जाए, दूसरा वाला क्या हो जाए, दूसरा वाला माइनस हो जाए, दूसरा वाला प्लस हो जाए, तो क्या मिलेगा? माइनस। देखिए असमान चिन्हों का गुणा करेंगे तो माइनस मिलेगा, समान चिन्हों का गुणा करेंगे तो प्लस मिलेगा। गुणा करने का मतलब है, ये आपने रखा तो यहाँ एक रख ले। चलिए एक एक कर लेते हैं हम। -1 में -1 का गुणा करेंगे +1 मिलेगा। ऐसे +1 में +1 का गुणा करेंगे तो ये +1 मिलेगा। ऐसे +1 में आप -1 का गुणा करेंगे तो -1 मिलेगा। -1 में +1 का गुणा करेंगे तो -1 मिलेगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, अगर हमारा कोई भी संख्या है वो कैसे लिखी जाती है। अगर वो पॉजिटिव नंबर है, अगर हमने लिखा 3, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, यानी धनात्मक संख्या है। इसका मतलब कोई धनात्मक संख्या आपने लिखी तो आपको इसके पहले प्लस का चिन्ह नहीं लगा हुआ मिलेगा, फिर भी आप इसे क्या मानेंगे? धनात्मक संख्या है। भाई अगर इसके पहले एक नंबर आ जाए, जैसे 2 आ जाए, तब इस 3 के पहले ये चिन्ह लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो वो क्या है? धनात्मक है। तो हम जैसे अभी हमने जो बात किया, वो क्या बात किया भाई, अगर उसके पहले ऋण लगा हुआ है तो ये ऋणात्मक संख्या है। अगर हम ऋण 1 में ऋण 5 का गुणा करें, देखिए, ठीक है, देखिए क्या है, ये भी ऋणात्मक संख्या है, ये भी ऋणात्मक संख्या है, ये भी हमारी ऋणात्मक संख्या है, और ये भी ऋणात्मक संख्या। देखिए, और आप मैथ में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, कभी भी दो चिन्ह आप एक साथ नहीं रखेंगे। अगर जैसे हम ये गुणे के बाद माइनस रख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस वाले चिन्ह के लिए आप एक ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। कुछ सावधानियां हम रखेंगे हमेशा से, ताकि हमें इन चीज़ों का ध्यान रहे और गलतियां ना हो हमसे। तो देखिए, हम गुणा करने वाले किस में? -1 से -5 में। तो पहले चिन्हों का गुणा होता है, ये माइनस का गुणा हमने क्या कहा? समान चिन्हों का गुणा हो गया प्लस। तो प्लस को तो हम लिखते नहीं है, फिर गिनती का गुणा हो जाता है ये 5। तो इस तरीके से गुणा होता है। चलिए यहीं पे हम देखते हैं, अभी जो हमारा, हम जिस चीज़ के लिए ये सीख रहे हैं वो हम देख लेते हैं। हमारा क्या है कि अगर मैं 2 का गुणा 2 में करूं तो क्या मिल जाएगा? देखिए, ये भी प्लस है, कोई चिन्ह नहीं, ये भी प्लस है। प्लस में आपने प्लस का गुणा किया तो 4 मिला प्लस में। लेकिन अगर आप -2 में आप -2 का गुणा करेंगे तब भी क्या मिलेगा? 4 मिलेगा प्लस में, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का फिर 2 से गुणा करेंगे 4 मिलेगा। यानी चाहे हम प्लस में 2 का गुणा करें, चाहे माइनस में 2 का गुणा करें, तो क्या मिला हमें? 4 मिल गया। लेकिन अगर मैं -2 में +2 का गुणा कर लूँ, ध्यान दो यहाँ पे 2 का, तो क्या मिल जाएगा हमें? एक प्लस है एक माइनस है, तो मिल जाएगा -4। या पहला वाला -2 रख लूँ, पहले प्लस वाला 2 रख लूँ, इसे हमें +2 रखने की जरूरत नहीं है। ये अगर 2 रखता हूँ तब भी +2 ही है, तो हम क्या रख लें यहाँ पे? इसका मतलब ये हुआ
2 में यदि मैं -2 का गुणा करूँ, देखो दो चिन्ह साथ में नहीं होने चाहिए इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाया हमने, तो क्या हो जाएगा -4। इसका मतलब -4 तब मिलता है जब हमें क्या है, एक प्लस हो एक माइनस हो, इसका गुणा होता है तब जा करके हमें -4 मिलता है। लेकिन अगर दोनों माइनस हो जाएं, -2 में -2 का गुणा करूँ प्लस मिल जाएगा, प्लस में 4। ऐसे प्लस वाला है तो इसमें गुणा करूँ ये। हम जानते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ऐसे इसे क्या लिख सकते हैं, इसे -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये क्या है 4 किससे आया, -2 के स्क्वायर से। इसी तरीके से ये देखिए, ये इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं माइनस ना तो -2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसे मैं अगर लिखना चाहता हूँ तो ऐसे लिखूँगा, माइनस बाहर कर लो उसके बाद 2 का स्क्वायर। अगर आपने ये इस तरीके से लिख दिया तो इसका मतलब -2 गुणे -2, लेकिन इस तरीके से आपने लिखा तो इसका मतलब वो माइनस बाहर है, 2 गुणे 2, ठीक है ये, यानी एक माइनस होगा एक प्लस होगा। ऐसे ही इसको भी लिखा जा सकता है। ये हम क्यों सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं, एक चीज़ हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि अगर मैं इसका रूट निकालना चाहूँ, यानी कि अगर मैं इसका रूट निकालना चाहूँ, देखो इसका अंडर रूट निकालना चाहूँ तो देखिए क्या है, -2 है इसका मतलब। तो हम जानते हैं जोड़ा बनने पर एक ही बाहर कर लेते हैं हम, ठीक है, क्या करते हैं एक ही बाहर कर लेते हैं। तो आप यहाँ क्या बाहर कर सकते हैं, -2 बाहर कर सकते हैं, ठीक, क्या मिल जाएगा -2, ठीक, ये मिल गया हमें। यानी इसका रूट लेने का मतलब है मैं 4 का रूट ले रहा हूँ। किसका रूट ले रहा हूँ भाई, ये कितना है, ये 4 ही तो है। 4 का रूट लेने पे ये रूट से बाहर आएगा, क्या हुआ -2 हो गया, ठीक, क्या हो गया -2। अगर यहाँ वाले का मैं 4 का रूट ले लूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो इसीलिए आप यहाँ ध्यान देंगे कि जो हमारा वर्गमूल होता है, वर्गमूल में अगर ये देखिए, अगर मैं 4 का वर्गमूल निकालने चल रहा हूँ तो हमने कहा 4 कब मिल रहा है, देखिए 4 का हम जोड़ा बना सकते हैं, एक तो 2 को 2 का बना सकते हैं, एक क्या बना सकते हैं -2 गुणे -2 का, तो 2 जोड़े बने। अगर मैं ये जोड़ा बना रहा हूँ देखिए तब भी 4 है, इनका गुणा इसका जोड़ा बना रहा हूँ तब भी 4 है। तो अगर आप वर्गमूल ले रहे हैं, इसका वर्गमूल ले रहे हैं तो क्या मिलेगा भाई, ये जोड़ा बन गया। देखिए ये जोड़ा जो बना हमारा, तो जोड़े से बाहर हो जाता है ये चीज़, 2 आएगा -2। अगर इसका वर्गमूल इस वाले का ले रहे हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको +2। तो यानी हम इसका कहेंगे कभी वर्गमूल जब लेंगे तो इसका मतलब वो प्लस और माइनस दोनों में मिलता है। तो यानी ये इसका क्या है, एग्जैक्टली ये है। अगर हम किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं, जो क्या है, जो वर्ग है किसी का, तो जो निकल के आएगा उसका वर्गमूल वो प्लस और माइनस दोनों में होगा, ठीक है। ये बात हमने जानी, इस बात को हम बहुत बारीकी से जानने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने अभी क्या सीखा। हमने सीखा कि यदि मैं 16 का अगर वर्गमूल लूँ तो देखिए ये 4 का जोड़ा बनेगा, यानी प्लस और माइनस दोनों में 4 आएगा। लेकिन अगर मैं -16 का वर्गमूल लूँ तो क्या आएगा, तो -16 को हम जानते हैं कि इसको हम क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे कि भाई 4 का जोड़ा बना लेता हूँ, 4 गुणे 4, देखिए प्लस प्लस में प्लस ही मिलेगा, तो अभी ये -1 से गुणा करना पड़ेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। या आप यहाँ इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 4 में -4 का गुणा कर लो। तो हमने ये देखिए दोनों को प्लस में रख लिया है, तो माइनस में आने के लिए 1 का किसी में गुणा होता है तो वही आता है, तो -1 हो गया। अब ये देखिए इसका जोड़ा तो बन गया, क्योंकि आप ऐसा लिखे हो तो जोड़ा नहीं बना पाते ना। देखिए चिन्हों को भी ध्यान में रखना है जोड़ा बनाते समय, कि भाई ये भी 4 होना चाहिए तो ये भी 4 होना चाहिए, वो +4 या -4 नहीं कर सकते आप जोड़ा। तो ये जोड़ा बनाने के लिए हमने 4 को रखा, इसलिए -1 से गुणा किया यहाँ पे। हमने कहा कि आप अगर दो चिन्ह साथ में नहीं आने चाहिए, आप ब्रैकेट लगा लीजिए। तो यानी कि अगर मैं 4 को निकाल ले रहा हूँ तो अंडर रूट के अंदर क्या बच रहा है, -1। अब देखिए हम जानते हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर 1 हो जाए तो 1 का मतलब 1 में आप किसी का भी गुणा करो तो 1 का जोड़ा बना करके हम इसे अंडर रूट से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ा बन गया 1 हो जाता। लेकिन -1 में तो अब आप किसी भी हालत में इसे नहीं हल कर सकते, इसको नहीं हल कर सकते। तो ऐसी संख्या, इसको क्या करते हैं, इसी को मान लिया जाता है, इसको दर्शाते हैं i के माध्यम से, i = -1, यानी i का मान इतना है, जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या। तो ये काल्पनिक संख्या किस में आती है, ये काल्पनिक संख्या हमारी आएगी, अभी हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम में। हम नंबर देखेंगे कितने प्रकार के नंबर होते हैं हमारे, वो चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे, देखिए इसको अब हल करना संभव नहीं है, आप -1 को नहीं हल कर सकते। तो इसको एक नाम दिया गया, क्या है, इसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, यानी इसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, और इसको i के माध्यम से दर्शाते हैं। अब चलिए हम कह रहे हैं 9 तो किसी का स्क्वायर है ना, 9 स्क्वायर, अगर इसका निकालना हुआ अंडर रूट तो क्या हो जाएगा, +-3 हो जाएगा।
लेकिन अगर मैंने कह दिया यही नंबर अगर -9 का निकाल दो, तो भाई अब 3 का तो निकाल सकते हो आप, 3 तो निकल गया, लेकिन अंडर रूट के अंदर -1 बचा रहा, तो आप इसे लगेंगे 3 × i, यानी इसको हम i से दर्शाते हैं, यानी 3i हो गया। और ये नंबर क्या बन गया, अब ये इमेजिनरी नंबर बन गया। आप ऐसा मान सकते हैं कि ये पूरा नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ये आप कह सकते हैं। या हमने बताया ना कि इमेजिनरी क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये इमेजिनरी नंबर है, चूँकि हम इसको हल नहीं कर सकते, इसको i के माध्यम से दर्शा करके काल्पनिक संख्या बोला जाता है। ठीक, पहली बात हमने ये जाना। दूसरी बात हम एक देखेंगे कि हम कभी भी कोई समीकरण हल करते हैं, जैसे ये हमारा 3x प्लस में अगर मैं 5 कहूँ = 7 कहूँ, तो देखिए यहाँ x का एक मान होगा, यहाँ x का एक मान होगा। जैसे हम इसको हल करेंगे तो x का एक मान आएगा, देखिए हल करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/3 हो गया x का मान। अगर मैं यहाँ इसी को बदल करके अगर मैं 5 कर देता तो x का मान अलग आता, देखो ये उधर चला जाएगा, 5 में से 5 कट जाएगा, x का मान 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। इस केस में अगर ये 5 हो गया तो हम देख रहे हैं x का मान क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यानी परिस्थितियों के अनुसार चेंज हो रहा है। तो हम कहते हैं ऐसे पदों को जिनका मान समय मतलब परिस्थिति के सिचुएशन के अनुसार चेंज हो जाता है, उसे हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं चर संख्या, और इंग्लिश में कहते हैं इसको वेरिएबल नंबर। क्या कहते हैं, वेरिएबल। यानी वेरिएबल ऐसे नंबर होंगे, ऐसी संख्याएं होंगी, ऐसे पद होंगे हम कह लें, जिनका मान जो है वो क्या होगा, बदल जाएगा। किस पर आधारित होगा, चर पे, जो चर संख्या जो अचर है, बाकी गिनतियों को हम अचर कहते हैं, जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे हम नॉन वेरिएबल कह लें या कांस्टेंट वैल्यू कह लें। कांस्टेंट यानी कि इसे हिंदी में कह लीजिए आप अचर संख्या या स्थिर संख्या। तो जैसे गिनतियाँ इसमें प्रयोग हो रही थी, तो ये क्या होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू थी। कांस्टेंट वैल्यू मतलब जिनका मान कभी नहीं बदलता है, हर सिचुएशन में वही बना रहेगा। जैसे मैंने यहाँ कहा देखिए ना 3x + 5 = 7, तो देखिए यहाँ ना 7, आप 7 की जगह 7 ही होगा, ये भी यही होगा, ये भी यही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे, इस तरीके से इसका मान ये होगा। जैसे हम देख लें यहाँ वेरिएबल, जैसे एक ही चर में तो आप ये नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे हम मान, चलिए हम देखते हैं, ये अगर हम कह दें 3x प्लस में 2y बराबर है, हम कह रहे हैं, अगर हमने कह दिया 8। अब देखिए x का मान, अब देखिए x का मान हम क्या क्या रख सकते हैं, x का मान अगर हम 1 रख लें तो 3 और 1 का गुणा 3 हो गया, प्लस में कितना हो जाए यहाँ पे 3 हो गया, मतलब अगर हम 2 रख लें, मान लो इसका मान 2 हमने रख लिया, ठीक है, मान लो इसका मान हमने 2 रख लिया, चलो हम यहाँ 10 कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं 10 कर लिया हमने, तो ये 3 का मान हमने अगर 1 रख लिया तो 3 हो गया, ये कितना हो गया, 3 × 3 हो गया। यहाँ पे हम कुछ और कर लेते हैं, जैसे कि 10 न रख करके हम 9 कर लेते हैं इसे, या 11 कर लें, चलिए 11 कर लेते हैं। तो 11 करने, देखिए इसका 3 का मान हमने क्या रखा, 3 का मान रखा, 1 अगर रखा तो ये 3 हो गया। 3 में अब y का मान क्या रखना पड़ेगा, 3 यहाँ तक हो गया है, यहाँ से हमें चाहिए 8, यानी y का मान 4 रखना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 11 हो जाएगा। अब देखिए अगर मैंने इसका मान 1 न रख करके 2 रख दिया तो 3 दूनी 6 यहाँ से हो गया, 3 दूनी 6 यहाँ से हो गया, तो 5 यहाँ से लेना पड़ेगा, नहीं ले सकते। चलिए हम पूर्णांक में हमें लेना है, हम यहाँ 3 रख लेते हैं, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अगर x का मान 3 रखा तो 3 से गुणा हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया, 9 हो गया। और यहाँ y का मान हम 1 रख लेते हैं, देखिए y का मान 1 रखें, 2 × 9 2, तो ये हो गया 11। देखो ये दोनों मान रखने पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, हमारा जो समीकरण है वो सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए 11 आ रहा है, ध्यान समझिए, यहाँ इसका मतलब होता है 3 में x का गुणा होगा, x की जगह हमने 1 रख लिया तो 3 × 9 3 आ गया। तो हम देखिए x का मान यहाँ पे 1 रखे तो 3 × 9 3 हुआ, और यहाँ से 4 रखना पड़े हमें, तब जा करके 11 हुआ। तो देखिए एक बार x का मान 1 आया और y का मान उस बार 4 आया। अगली बार हमने कहा x का मान हम 3 रख लेते हैं तो y का मान 1 आया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं x का मान, देखिए x का मान 2 मान आए, देखिए यहाँ पे। तो हम कह रहे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहे हैं, देखिए x और y के मान चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे संख्याएं होंगी, इनको हम कहते हैं चर संख्याएं या चर पद कह लीजिए आप, ठीक है, ये होगा। लेकिन देखिए 3, 2 और 11 का मान नहीं चेंज हो रहा ना, इसे अचर संख्याएं कहते हैं। तो हमने ये देखा। अब हम चलते हैं अपने नंबर सिस्टम में, तो हम नंबर सिस्टम को समझ पाएंगे। नंबर सिस्टम में हम देखेंगे पहले कितने प्रकार के नंबर होते हैं हमारे, कितने प्रकार के नंबर होते हैं। सबसे पहला हमारा जो नंबर है वो सम्मिश्र संख्या, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, सबसे पहला नंबर जो हमारा है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, इसको हिंदी में एक नंबर से करें सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र में मतलब है, समझ लो मिला हुआ है, ऐसा कुछ मिली हुई संख्या। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा,
एक जो नंबर होगा ये अचर संख्या होगी, साथ में क्या होगा, जैसे ये देखिए एक नंबर मैंने लिखा है ना ये, तो आई का मतलब अभी हमने बताया इसका मतलब होता है √1। आई का मतलब क्या है, √1। ठीक है, यानी एक ऐसा नंबर हम कहेंगे, यानी एक ऐसा नंबर हम कह लें जिसमें क्या है, जिसमें वास्तविक संख्या हो, जैसे ये, जिसे हम कांस्टेंट वैल्यू कह रहे हैं, कांस्टेंट। इसमें देखिए ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आप कह सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू है। और ये क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है जिसके बारे में अभी हमने डिटेल में समझा। इसका मतलब क्या है, रूट के अंदर 1। तो ऐसी संख्याएं, अब ये आप ये इसे कहेंगे ये है वास्तविक, इसे वास्तविक संख्या हम भी कह सकते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या है, जिसे हमने अभी अचर कहा या हमने कांस्टेंट वैल्यू कहा, वो क्या है, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो हैं, यानी जो इमेजिनरी नहीं है, उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप वास्तविक संख्या कहेंगे। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं के योग के माध्यम से ये वाली जो व्यवस्था होती है, ऐसी मतलब एक ऐसी संख्या जिसमें काल्पनिक संख्या भी हो और वास्तविक संख्या भी हो, उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अब हर संख्याएं सम्मिश्र संख्या का ही पार्ट है। सम्मिश्र संख्या का हमने कहा ना, ये क्या है, ये वास्तविक संख्या, ये काल्पनिक संख्या है। तो आप सम्मिश्र संख्या को 2 भागों में बांट सकते हैं। देखिए सम्मिश्र संख्या को हमने बांट लिया, एक भाग हो गया हमारा वास्तविक संख्या का जिसे हम रियल नंबर कह रहे हैं, दूसरा हो गया काल्पनिक संख्या का। तो आप देखिए हमने कहा कि अगर ये 5 + 3i है तो ये पूरा क्या है, ये पूरा आप कहेंगे ये काल्पनिक संख्या है। भाई ये 3i का मतलब क्या है, इसका मतलब है अंडर रूट के अंदर ये -9 था, उसी को हम ले आए, वास्तव में यही काल्पनिक नंबर है। यानी इस पूरे पार्ट को आप काल्पनिक नंबर मान लेंगे। और ये क्या है, ये हमारी वास्तविक संख्या हो गई। तो ये क्या होगी, ये वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याएं जो होती है हमारी, अब वास्तविक संख्या को हम बांटेंगे, वास्तविक संख्या को हम 2 प्रकार में बांट सकते हैं। जरूरी थोड़ी है ये ऐसा ही रहे, ये ऐसा हो जाए, मान लीजिए ये कैसे हो जाए, ये वाला हमने जो फॉर्मेट अभी बनाया कि जो हमारा सम्मिश्र संख्या वो कैसे हो सकती है। भाई हमने कह दिया 2/3 हो, प्लस में क्या हो जाए, प्लस में 1/2i हो जाए। देखिए उस फॉर्मेट में चला गया ना। हमें फॉर्मेट क्या लेना है, a + i b, जहाँ पे ये देखिए ये अचर संख्याएं हो जाए, ये कह लीजिए आप ये अचर संख्या हो जाए, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो जाए, या हम कह लें रियल नंबर हो जाए, और ये क्या हो जाए, ये काल्पनिक संख्या को दर्शाएगा। ये वाला पार्ट पूरा काल्पनिक कह लेंगे हम, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। तो अब देखिए इस तरीके से भी हो सकता है, यानी यहाँ पे पूर्णांक वैल्यू भी हो सकती है और ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, भिन्न वाली वैल्यू भी हो सकती है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्याओं का दोनों रहती हैं, उसे हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 भागों में बांट ले रहे हैं, एक हो गई वास्तविक संख्या, एक हो गई काल्पनिक संख्या। हमने देख लिया अभी काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या क्या होती है। अब हम वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांट लेते हैं। हमने कहा ना अभी कुछ क्या होंगी, कुछ होंगी परिमेय संख्याएं और कुछ होंगी अपरिमेय संख्याएं। चलिए हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहा हमने, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे कौन सी संख्या हो सकती है, हमने लिख दिया 2/3 लिख दिया। देखिए ये क्या है, 2/3 है, जहाँ p का मान 2 है, q का मान 3 है। लेकिन 3 देखिए q वाला यानी 3 0 नहीं है ना। अगर आपने 2/0 लिख दिया तो ये अपरिभाषित हो जाता है, किसी में 0 का भाग दिया नहीं जा सकता है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे एक ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम कहें क्या हमारी परिमेय संख्या है, यही हम डिटेल समझेंगे। क्या 0 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं किसी भी संख्या का हर एक बनाया जा सकता है, यानी किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पे वो संख्या वही रहती है। तो देखिए हमने क्या कहा अभी, किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखिए। देखिए p का मान हो गया 0, q का मान हो गया 1 हो गया। हमने कहा था नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए ना, देखो नीचे वाला 0 नहीं है, यानी ये क्या है, वास्तव में ये 0 है। तो हम कहें 0 क्या एक परिमेय संख्या है, तो हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। एग्जाम में ऐसे ही सवाल आ सकता है कि 0 एक परिमेय संख्या है, तो आप याद किए रहेंगे भाई परिमेय संख्या तो भिन्न के रूप में, अंश और हर के रूप में लिखी जाती है, 0 कहाँ लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है। देखिए जहाँ पे क्यों 0 नहीं होना चाहिए ना, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से कोई भी पूर्णांक हो गया, 2 हो गया, ये भी एक परिमेय संख्या, देखिए 2/1 कर सकते हो। अब हमने देखा कि भाई 0 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। हाँ यहाँ ऋणात्मक का कोई बाउंडेशन नहीं है, ये भी परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है,
ये परिमेय संख्या है। और एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जो हमारा अंश है और जो हर है, ये है अंश, ये है हर, ये क्या होनी चाहिए, ये पूर्णांक होनी चाहिए। ये क्या होने चाहिए, ये पूर्णांक होने चाहिए हमारे, ठीक है, ये पूर्णांक होने चाहिए। इसका मतलब इसकी घात आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलिए हम एक चीज़ की बात कर लेते हैं। जैसे हमने देखा था, जो हम अंडर रूट 2 लिखते हैं यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे देखा था अंडर रूट 2, अगर हम देख लें अंडर रूट 2 को, इसका मतलब होता है ये 2 की आधी घात। ये हम घातांक में पढ़ेंगे डिटेल में। अगर अंडर रूट के बाद यहाँ अभी इतना जान लीजिए कि अगर ये अंडर रूट 2 यहाँ लिख हुआ, तो देखिए यहाँ 3 लगा हुआ है, तो यहाँ ये आधार है, इसकी घात इतनी है, 1/3 है। तो इस तरीके से क्या है, जितनी यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसका मतलब ये जो आधार है नीचे अंदर जो है, ये आधार हो जाएगा, इसकी घात लग जाएगी ये बटे में करके 1/, इतना। ऐसे 3 लगा हुआ तो 1/3 है घात। तो देखिए ये संख्या जो है ये आधार है, इसकी ये घात है। तो ये आधार, देखो आधार की घात क्या है, पूर्णांक नहीं है। अगर आधार की घात पूर्णांक नहीं है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या हमारी परिमेय संख्या में गिनती नहीं होगी। जैसे मैं कह दूं क्या भाई, हमारी ये √2 जो है ये एक परिमेय संख्या है, आप कहेंगे भाई चलिए हम लिख लेते हैं p बटे, परिमेय संख्या का मतलब क्या है, p/q के रूप में लिख लें, और q का मान 0 ना हो। तो q का मान 0 तो नहीं हुआ, 1 हुआ। लेकिन p का मान देखिए, p का मान भी देखिए क्या है, √2 है। लेकिन आपको परिमेय संख्या देखने में ये भी देखना है कि भाई एक तो p/q के रूप में लिखा जाए, पहली बात। दूसरी बात q का मान 0 ना हो। और तीसरी बात, ये जो अंश बना और जो हर बना, ये क्या होनी चाहिए, इनकी घातें पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे मैं 2 लिख रहा हूँ तो 2 की घात कितनी है, 1 है, ठीक है। 2 का मतलब क्या है, 2 की घात 1 लगी हुई है। घात 1 का मतलब है 2 का 1 बार ही है, ये मतलब 2 का नाम 2 है, यही है। तो इसका मतलब कि इसकी घात देखिए 1 क्या थी, पूर्णांक थी। लेकिन अब यहाँ 2 की घात कितनी, आधी है। तो ये पूर्णांक नहीं हो, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती हमारी। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने क्या कहा, जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या हमारी कोई भी संख्या हो सकती थी, परिमेय अपरिमेय सब हो सकती थी। यानी जो केवल काल्पनिक ना हो, बस जो रूट के अंदर माइनस में ना रहे, बस अगर रूट के अंदर वो माइनस में हो गई तो काल्पनिक संख्या हो गई। अगर रूट के अंदर माइनस में नहीं है तो वो क्या है, वो वास्तविक नंबर है। और वास्तविक नंबर को हमने क्या, वास्तविक नंबर क्या क्या हो सकता है, 3 हो गया, 5 हो गया, 1/3 हो गया, -3/2 हो गया, कोई भी हो गया। देखिए ये सब क्या है, ये है हमारी क्या है, ये सब हमारी वास्तविक संख्या है। अब हमने बांट दी इसमें परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई। लेकिन यहाँ पे मैं कह लूँ वास्तविक संख्या √2 भी है, लेकिन ये परिमेय नहीं है, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या है जिनकी घात पूर्णांक नहीं रहेगी, जिनकी घातें पूर्णांक नहीं होंगी, वो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे हम कहें क्या, ये √3 हमारा जो है ये अपरिमेय संख्या, हाँ अपरिमेय संख्या है। तो हमने बांट लिया वास्तविक संख्या को 2 संख्याओं में बांटा, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अब हम देखेंगे ये जो परिमेय संख्या है इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को हम पूर्णांक कह सकते हैं, अभी हमने कहा ना, एक को भिन्न संख्याएं कह सकते हैं, ठीक है, एक को भिन्न संख्याएं कहते हैं, एक को हम पूर्णांक संख्याएं कह सकते हैं। अभी हमने कहा ना, ये देखिए अगर 2/3 है तो क्या है, भिन्न वाली संख्या है, ठीक है, भिन्न वाली संख्या है। और ये क्या है, पूर्णांक संख्या 3 है, लेकिन ये भी तो परिमेय संख्या। देखिए ये दोनों को मैं परिमेय संख्या कह रहा हूँ, लेकिन ये वाली क्या है, ये पूर्णांक है। ये क्या है, ये 2/3 है, तो ये क्या है, ये भिन्न के रूप में है, ठीक है। इसका मतलब हम ये कहें कि हमारा जो परिमेय संख्या है उसे 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हो गई पूर्णांक संख्या, जिसे इंटीजर्स कहते हैं। हाँ, यहाँ पे इंग्लिश नाम आपको याद रखना, इस बात का ध्यान रखें। हमने सम्मिश्र संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा, वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं, इसको हम रियल नंबर कहते हैं। काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ऐसे जो हमारे परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर। और इरेशनल हो गया क्या हमारा, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर हो गया, अपरिमेय संख्या हमारा जो है ये हो गया इरेशनल नंबर। अब हमने कहा परिमेय संख्या हमारी जो होती है पूर्णांक होती है, पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स। और जो हमारी ये भिन्न में भी हो सकती हैं, भिन्न संख्या में फ्रैक्शंस कहलाती हैं। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन क्या, भिन्न संख्याएं होती हैं। तो भिन्न की संख्या, और एक चीज़ का ध्यान रखें, भिन्न संख्याएं कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है, भिन्न संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। परिमेय संख्या, अगर कोई पूछे परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन भिन्न संख्याएं जो होती हैं वो ऋणात्मक नहीं होती हैं। इन दोनों में ये अंतर होता है। अगला हम देखते हैं, अब आ जाते हैं पूर्णांक संख्या में। पूर्णांक संख्या में क्या क्या हो गया, पूर्णांक संख्या में भाई, अब हम पूर्णांक संख्या का डिटेल में चर्चा करें तो -1 भी पूर्णांक है भाई, इसकी भी घात 1 ही है ना। -5 भी पूर्णांक है,
जीरो भी एक पूर्णांक है, हमने कहा ना पूर्णांक, यानी कि देखिए ये क्या है, जीरो भी एक पूर्णांक है, ऐसे ही एक भी पूर्णांक है, 5 भी एक पूर्णांक है, 6 भी। ये हो गए धनात्मक पूर्णांक, ये हो गए ऋणात्मक पूर्णांक। इसको हम क्या कहेंगे, इसको भी पूर्णांक में तो लेंगे, ये सभी क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो अगर इसका मतलब पूर्णांक संख्याओं को आप दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया धनात्मक पूर्णांक, यानी जीरो के बाद इधर जो चलती हैं वो सारी ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो से कम होती जाए जो, और इधर जो हो जाएंगे ये धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, यानी पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। और इसी में से अगर हम यहाँ से पकड़ लें संख्याएं, यहाँ से पकड़ लें पॉजिटिव इंटीजर, और हम जो ये करें जीरो को भी ले लें, ये साथ में ले लें, तो इनको हम कहते हैं होल नंबर। हम ये जानते हैं कि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर जीरो से लेकर के पॉजिटिव वाले जो सारे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के अनंत तक, ये क्या कहलाते हैं, ये होल नंबर, इन पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं में जीरो को जीरो अगर अलग कर दें तो इन चीज़ों जो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी क्या है, ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, क्या देखिए यहाँ पे अभी हमने सिर्फ इतना देखा कि हम कितने नंबर को पढ़ने वाले हैं, जो हमारा नंबर सिस्टम है उसके अंतर्गत हम कितने नंबर पढ़ने वाले हैं। हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को देखेंगे जिन पर एग्जाम में आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं और वो गलत हो जाते हैं अधिकतर, उन सब की हम चर्चा करेंगे। अभी हमने जाना कितने नंबर पढ़ने वाले हैं। एक तो हमने सम्मिश्र संख्या देख ली, सम्मिश्र संख्या इसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो चर्चा थी हमने यही कर ली कि इसमें एक पार्ट होता है वास्तविक संख्या का, रियल नंबर का, एक पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर का। इमेजिनरी नंबर जो होता है वो रूट के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या है, इसका मतलब है √9 है, √7 कह लें हम, ठीक है, ऐसी चीज़ें। रूट के अंदर ये 15 है, ठीक है, ये क्या है, ये ऋणात्मक संख्या। और जहाँ पे हम कहेंगे क्या, ऋणात्मक संख्या जो है, मतलब जो रूट के अंदर ऋणात्मक है, ज़्यादातर क्या लिया जाता है, परफेक्ट स्क्वायर लिया जाता है अंदर। तो क्या है, ऋणात्मक वाला जो रूट के अंदर ऋणात्मक है वो काल्पनिक नंबर होगा, ठीक है, ये देख लीजिए। रियल नंबर, अब रियल नंबर को हमने दो भागों में बांटा, हमने कहा रियल नंबर हमारा मतलब भिन्न में भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, रूट के अंदर हो सकता है, यानी ऐसी संख्या हो सकती है जिनकी घातें आधी अधूरी रहती हैं, जैसे ये 2 की घात 1/2 हमने कहा, 3 की घात 2/5 हो जाए, ये सब क्या है, इसकी घातें आधी अधूरी हैं। अगर जिसकी घातें अधूरी हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। तो इनको हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बांट सकते हैं। अब परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे P भी क्या होनी चाहिए, P पूर्णांक होनी चाहिए, मतलब P का मतलब हम कह लें P की घातें आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, Q की भी घातें आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और संख्या इस रूप में होनी चाहिए, तो भी परिमेय संख्या है। तो अगर मैं इन्हीं को बांट लूँ P/Q के रूप में, अगर कोई संख्या हो जाए, हमने कहा भी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कोई भी संख्या जो 0 है या 1 है, ये भी क्या पूर्णांक संख्या है, जो ये भी इनका एक बना करके, हर एक बना करके परिमेय संख्या है ये। तो परिमेय संख्या को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक पूर्णांक संख्या है, एक भिन्न संख्या है। भिन्न संख्याएं कभी ऋणात्मक वाली नहीं होती है, ध्यान रखना। तो हम कहेंगे कि देखिए उसके बाद हम पूर्णांक संख्याओं को पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में बांट सकते हैं। फिर इसी में से जो पॉजिटिव इंटीजर हैं और 0 को मिला लूँ तो ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है होल नंबर बन जाता है, यानी पूर्णांक संख्या का ही पार्ट है। अगर हम 0 और जो 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है, तो इसीलिए हमने पूर्ण संख्या को 0 और नेचुरल नंबर में बांट दिया। तो 1 2 मतलब ये समझ लीजिए आप नेचुरल नंबर हम पढ़ेंगे, होल नंबर पढ़ेंगे, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर पढ़ेंगे, मतलब कुल मिलाकर हमारी संख्याएं जो होगी हमने देख लिया क्या है। एक है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में, ठीक है। रियल नंबर के बाद देखिए इमेजिनरी नंबर, हमने कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी देख लिया, इनके बारे में एग्जाम बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इनको हमने यहीं पे जान लिया है बेहतर रूप से। अब हम देखेंगे बहुत डिटेल पढ़ेंगे रियल नंबर को, परिमेय संख्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर जिनमें बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है, चूँकि एग्जाम में आता है पहचानने के लिए कौन सी संख्या परिमेय है कौन सी अपरिमेय है, तो ये भी हम देखेंगे। हमने अभी देख भी लिया और डिटेल में देखेंगे। और कुछ इन पे आधारित आजकल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने लगे हैं जो सेंटेंस की तरह दे दी जाते हैं और कहा जाता है इनमें से कौन सी बात सत्य है कौन सी बात असत्य है, ये पहचानने के लिए, तो ऐसे भी क्वेश्चन हम देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर का मतलब ये पढ़ रहे हैं सब आप पढ़ रहे हैं इंटीजर में, और फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, भिन्न संख्या पढ़ेंगे, फिर नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है, ये होल नंबर पढ़ेंगे। तो ये संख्याएं हम अब डिटेल में पढ़ेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इनकी विशेषताएं देखेंगे हम कि इनके बारे में क्या क्या की चीज़ें जो है हमें जाननी जरूरी हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो आज हमने
ये नंबर्स देखे हैं। कल से हम शुरुआत करते हैं। अपना जो पहला नंबर है हम देखेंगे, अपना पहला नंबर हमारा जो होगा वो होगा कौन सा, पहला नंबर जो हमारा होगा नेचुरल नंबर। हम शुरुआत करेंगे नेचुरल नंबर से, यानी हम नीचे से शुरुआत करेंगे। इसलिए हमने ये फॉर्मेट देख लिया है। एक बार हम सारे नंबर्स देखने के बाद फिर से इस फॉर्मेट को बात कर लेंगे, ताकि हमारी समझ में रहे कि किस, जैसे देखिए क्वेश्चन यही बनाया जा सकता है। आप इस पे देखिए, अगर मैं कहूँ क्या सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो देखिए यहाँ पे इन्हीं में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं जो हम देखेंगे बाद में। क्या सभी पूर्णांक संख्याएं, देखिए पूर्णांक संख्याएं किससे निकल गए, देखिए वास्तविक संख्या से। तो हम कह सकते हैं सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। उल्टा कह दूं मैं कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं, नहीं, सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होंगी। भाई वास्तविक संख्याओं में 2/3 भी आता है ना, ये कहाँ पूर्णांक हो गई, पूर्णांक संख्या नहीं है ये तो भिन्न में है, यानी फ्रैक्शंस वाली है। तो ये ऐसे सेंटेंस हमारा गलत हो गया। ऐसे ही कह दिया जाएगा सभी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं होती हैं। तो अभी मैंने कहा ना परिमेय संख्या 2/3 होती है, ये भिन्न संख्या, आपको लगेगा सही है। नहीं, अगर ये ऋणात्मक बन गई तो ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन भिन्न संख्या नहीं है। तो ये देखिए इसने गलत करा दिया यहाँ पे। हम इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या सावधानियाँ रखनी है और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि सभी जो होल नंबर होते हैं, सभी होल नंबर वो प्राकृतिक संख्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। देखिए सभी होल नंबर प्राकृतिक संख्या होते हैं, गलत है। देखिए क्यों, होल नंबर में एक नंबर है 0, ये प्राकृतिक संख्या नहीं होता, गलत हो गया सेंटेंस। अगर मैं कहूँ उल्टा कह लो, सभी नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है। सभी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव वाले सारे होते हैं। ये क्या हो गया, देखिए ये सारे होल नंबर होते हैं, क्योंकि होल नंबर में 0 भी शामिल होता है और ये नेचुरल नंबर भी शामिल होता है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम में आजकल अब क्वेश्चन आते हैं जो, देखिए आता हमें सब कुछ है, लेकिन हम उन बारीकियों को ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में हम क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे यहाँ पे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल देखेंगे पहला हमारा जो है वो नेचुरल नंबर है।